तो आपकी पहला ही प्रश्न आपके सामने है, ADHD है, ठीक है। ये आपको मैंने अधिगम अक्षमता में पढ़ाया था, अटेंशन, हाँ जी बिल्कुल, अवधान विकृति, पहला ही प्रश्न उत्तर आपने दे दिया है, बहुत बढ़िया है। चलिए फिर आपको इतनी जल्दबाजी है तो अपन इस प्रश्न को शुरुआत ही कर लेते हैं। ये लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, 2 नंबर इसका राइट आंसर है, इसका 2 नंबर राइट आंसर है भाई, क्या है, 2 नंबर राइट आंसर है। अवधान विकृति इसको कहा जाता है, अटेंशन डिसऑर्डर बोला जाता है, हाँ जी। इसमें बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता, ठीक है, हाँ जी, इसमें बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको 2 नंबर बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता या तीव्र मंदता, बताइएगा इनमें से कौन सा मानसिक मंदता, यानी बालक जो है वो मानसिक रूप से मंदित है, वो इसके अंतर्गत नहीं आता, तो कौन सा नहीं। हाँ मैं बोल रहा था, आपको जल्दबाजी थी तो हमने नहीं बोला, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसका पूरा नाम है, ये मैं बोल रहा था, आपने कहा कि सर आगे चलिए तो मैं चला गया। हाँ चलिए इसका उत्तर बताएंगे। ये पूछ रहा है कि मानसिक मंदित जो बालक होते हैं इनमें से कौन सा उस श्रेणी में नहीं आता, ये आपसे वो पूछने का प्रयास कर रहा है। तो देखते हैं, हल्की मंदता बिल्कुल आती है, मध्यम मंदता भी आती है और गंभीर मंदता भी आती है। तीव्र मंदता क्या होती है, तीव्र मंदता नाम की कोई चीज नहीं होती, 3 ही होती है, गंभीर होती है, मध्यम होती है और हल्की होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा बेटा, इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ने जा रहे हैं नंबर 3 पे। समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ है, समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम किसको शामिल करेंगे, हाँ तो थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। समावेशी शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछ रहा है, तो बताइएगा क्या है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा हम किसे कह सकते हैं, हाँ जी 3 नंबर का आंसर फटाफट देंगे सभी कि विशेष कक्षाओं में दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा होती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। नियमित कक्षा में दिव्यांग बच्चों को छोड़कर सभी के लिए शिक्षा उसको कहते हैं। अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए शिक्षा उसको कहते हैं। सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा उसे कहते हैं। किसे कहते हैं बता दीजिएगा, हाँ जी समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं बताइएगा, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। बिल्कुल 3 नंबर का राइट आंसर आपका आने प्रारंभ हो गए हैं, तो देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत सामान्य जो बालक हैं स्कूल के अंदर, उनके साथ ही दिव्यांग जो बालक होते हैं, विकलांग जो बालक होते हैं, उन्हें पढ़ाया जाए, न कि उनके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था की जाए। अगर हम अलग कक्षा की व्यवस्था करेंगे तो उनमें क्या आ जाएगी, हीनता आ जाएगी और वो फील करेंगे कि हम सामान्य बालक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर है कि सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को भी क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। ये 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं 4 नंबर। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। ये आपकी, हाँ अगर आपको कोई टेंशन है उसको कम करना है तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष 2 प्रकार की विधियां होती हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष विधियों की बात करें तो 4-5 प्रकार की विधियां हैं और अप्रत्यक्ष विधियां बहुत हैं। उनमें आपसे पूछ रहा है कि तनाव को, टेंशन को अगर आपने कम करना है तो इनमें कौन सी, उनको अप्रत्यक्ष विधियों को क्या कहते हैं, समस्या समाधान विधि कहते हैं, रक्षात्मक यांत्रिकता कहते हैं, व्यक्तिगत विधि कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कौन सी कहते हैं। 4 नंबर, हाँ जी बताने का प्रयास करेंगे सभी, इसका क्या आंसर होगा बताइएगा। 4 नंबर का बिल्कुल 2 नंबर है, रक्षात्मक रक्षा युक्तियां अभियांत्रिकाएं इनका नाम है। इसका 2 नंबर राइट आंसर है। रक्षात्मक यांत्रिकाएं कहते हैं, ठीक है, आत्म यांत्रिकाएं कहते हैं, रक्षा युक्तियां कहते हैं, रक्षा विधियां कहते हैं। तो इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका 2 नंबर राइट। बिल्कुल कुल समायोजन से बचने के लिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। 5वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। अब देख लो आ गया ना, मैंने कहा था प्रत्यक्ष विधियां अलग हैं और अप्रत्यक्ष विधियां अलग हैं।
अब आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक समायोजन यहाँ कौन सा है, तो बताइएगा। हाँ जी, 5 नंबर का आंसर दो बेटा सभी। प्रत्येक समायोजन के लिए यहाँ कौन सी विधियां काम करती हैं, प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि शामिल है? हाँ जी, बाधा का निवारण पहला, लक्ष्य का प्रतिस्थापन बोल दिया क्या मैंने, ये लो जी, और अन्य मार्ग की खोज करना, लास्ट में विश्लेषण और निर्णय। ये आपकी 4 है, बिल्कुल इसका राइट आंसर है लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना। ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष में 4 है, पहला बाधा निवारण, दूसरा लक्ष्य का प्रतिस्थापन, तीसरा अन्य मार्ग की खोज और चौथा विश्लेषण और निर्णय। ये 4 प्रत्यक्ष विधियां हैं। ये सारी की सारी जो है ये अप्रत्यक्ष विधियां हैं। इसमें किसी पर दोष लगाया जाता है, जैसे बालक फेल हो गया तो वो दोष अपने पर न लेकर दूसरे पर आरोपित करता है कि मेरा स्वास्थ्य खराब था, टीचर ने बढ़िया नहीं पढ़ाया, मेरी कॉपी सही जांच नहीं हुई, वो आपका प्रक्षेपण है, आरोपण किया जाता है। अंगूर खट्टे हैं, यही है ये। दमन, व्यक्ति की दुखद अनुभूतियां जिसे व्यक्ति स्वयं, ठीक है, अचेतन मन में वश में चली जाती हैं, चाहकर भी कोई बात को याद करना नहीं चाहता, याद आती नहीं। जैसे किशोर अवस्था में काम जो प्रवृत्ति है, सेक्स की जो प्रवृत्ति है वो होती है, परंतु बालक उस चीज का क्या करता है, दमन करता है ताकि समाज में उसकी नैतिकता बनी रहे। तो ये प्रतिगमन होता है कि बालक अपनी पूर्व अवस्था की तरफ लौट जाता है, ठीक है। जैसे एक शादीशुदा बालिका का घर में आकर अपनी माँ की गोद में सो जाना, ठीक है, हाँ, प्रतिगमन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिएगा, अब ये आपने सेकंड ग्रेड का एग्जाम देख लिया होगा, अपनी प्रश्नोत्तरी से कोई प्रश्न बाहर गया है तो बता सकते हो। अभी सेकंड ग्रेड का कोई एग्जाम आप में से दे के आया है तो देख लीजिएगा, प्रश्न हैं वही परंतु घुमाए हैं, जो आपकी सीरीज में थे सारे प्रश्न उसी में से लिए गए हैं। चलिए, यहां से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी रक्षात्मक क्रिया विधि नहीं है, या आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रक्षा युक्ति नहीं है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रक्षा युक्तियों में या प्रत्यक्ष रक्षा युक्तियों में कौन सी में नहीं है, सीधा पूछ रहा है। बिल्कुल प्रतिगमन होता है, ठीक है, और क्षतिपूर्ति होती है। इसमें कम हाइट की जो लड़की होती है वो ऊंची ही एडी हील के जो हील होती है ना, सैंडल, वो पहन लेती है, ठीक है। उदात्तीकरण होता है, ठीक है, और साहचर्य नहीं होता। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। तनाव को कम करने का कौन सा तरीका पूछ रहा है भाई, अप्रत्यक्ष तरीका पूछ रहा है, यहां नोट कर लेना है, पेपर पढ़ते समय ये चीजें जरूर नोट कर लीजिएगा। अप्रत्यक्ष पूछ रहा है बेटा आपसे, अप्रत्यक्ष का अर्थ क्या है, यानी प्रत्यक्ष विधियां दी गई हैं इनमें, और वो कह रहा है इनमें से एक अप्रत्यक्ष है, तो अप्रत्यक्ष कौन सी है, ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कौन सी है, तो देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष विधियां मैंने आपको बताई थी, अचेतन मन पर काम करती हैं, ध्यान रखना, अचेतन मन पर काम करती है, और प्रत्यक्ष विधियां हमेशा चेतन मन पे। तो मैंने सबसे पहले कहा था बाधाओं को दूर करना, ये रही। दूसरा, लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, अन्य मार्ग की खोज करना, और चौथा मैंने आपको बताया था विश्लेषण और संश्लेषण। 4 थी, परंतु उदात्तीकरण जो है ना, ये ध्यान रखना, ये अप्रत्यक्ष विधि का तरीका है, ये सब प्रत्यक्ष विधियां हैं, ठीक है। तो इनमें से अप्रत्यक्ष विधि कौन सी होगी, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदात्तीकरण जो है ये आपकी क्या है, हाँ जी, उकेरना, यानी आपके मन के अंदर कोई भावना दबी हुई है तो आप उसे किसी दूसरे माध्यम से, जैसे एक चित्रकार प्यार में असफल हो गया तो वो अपनी असफलता को चित्र के माध्यम से व्यक्त कर देता है। जैसे तुलसीदास, ठीक है, कालिदास द्वारा अपनी पत्नियों से अपमानित होने के बाद विश्व साहित्य का सर्जन कर दिया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दिया, तो उसमें रामचरितमानस में देखो पति पत्नी को तड़पाया गया है, क्योंकि जिस प्रकार की जो फीलिंग्स तुलसीदास जी ने ली वो सेम की सेम रामचरितमानस में उन्होंने दिया। तो यहाँ उदात्तीकरण राइट आंसर होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अंगूर खट्टे हैं, ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति, अभी बता के गया था, बता दीजिएगा। अंगूर खट्टे हैं ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है, यानी लोमड़ी वाली कहावत है, लोमड़ी ने बहुत बार प्रयास किया परंतु वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई, अंत में हारकर उसने क्या कह दिया कि अंगूर तो खट्टे हैं, यानी अपनी सफलता असफलता का दोष किसी दूसरे पे मंड दिया। तो यहां कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग किया गया है, 8 नंबर का उत्तर क्या होगा बताइएगा। हाँ जी, अंगूरिया खाटा है, बिल्कुल है खाटा, बताओ। तो ये मैं बता के भी गया था आपको, अपनी कमी दूसरे की सर मंड देना, ये ध्यान रखिएगा। ये 1 नंबर है, प्रक्षेपण बोलते हैं इसे।
औचित्य स्थापन बोलते हैं, युक्तिकरण बोलते हैं, तर्क संगतीकरण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9 नंबर क्वेश्चन। जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है जिससे उसे वांछित व्यवहार से हट जाए तो क्या कहलाता है? अब इसको एक्सप्लेन कर दिया है, प्रश्न वही है। हाँ जी, बताइएगा। थोड़ा मैं समझा के गया हूं इस प्रश्न को। हाँ, तो अब आपको डेफिनेशन के माध्यम से पूछ रहा है कि जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है जिससे उससे वांछित व्यवहार से हट जाए तो वह क्या कहलाता है? वांछित व्यवहार से हट जाए तो वह क्या कहलाता है? 9 नंबर का आंसर देने का प्रयास करें भाई सभी, फटाफट आंसर दिया करो भाई, टाइम मत लगाया करो। हाँ जी, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है, प्रक्षेपण इसका राइट आंसर होगा। जब एक विद्यार्थी अपनी दोष देता है कि मेरा तो स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरा पेपर सही चेक नहीं हुआ, हाँ जी अध्यापक की गलती थी, तो ध्यान रखना वहां प्रक्षेपण कहलाएगा। ठीक है, तो अवांछित कारणों को देना क्या कहलाता है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 10 नंबर। अपने आप को यह समझाना कि मैं अपने पड़ोसी से ज्यादा भाग्यशाली हूं किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? ठीक है, बताइएगा किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? कोई बात नहीं, लेट हो गए तो बताइएगा। अपने आप को यह समझाना है कि मैं अपने पड़ोसी से ज्यादा भाग्यशाली हूं, यह किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? क्षतिपूर्ति कैसे होगी भाई? क्षतिपूर्ति कैसे होगी? प्रत्यावर्तन क्या होता है? प्रत्यावर्तन बता देते हैं। व्यक्ति अपना व्यवहार पीछे की तरफ लौटता है, जैसे एक नौजवान युवक का बच्चे की तरफ फूट फूट कर रोना, प्रत्यागमन, प्रत्यावर्तन। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, सामाजिक तुलना हो ही नहीं सकती, ऐसी कोई रक्षा युक्ति नहीं है। क्षतिपूर्ति के अंदर क्या होता है? हाँ जी, एक चीज की कमी को दूसरी में पूरी कर देना, जैसे कुरूप बालक का या विकलांग बालक का कक्षा में प्रथम आकर सबका चहेता बन जाना, ये क्षतिपूर्ति है। कम हाइट की लड़की का ऊंचे सैंडल पहनना, ये आपका क्या है? हाँ जी, तो ध्यान रखिएगा, प्रक्षेपण ही इसका राइट आंसर होगा। ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया और इस 2020 के अंदर, तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर ये माना गया, तो ये प्रश्न मुझे लेना अनिवार्य किया मैंने, तो इसका प्रक्षेपण राइट आंसर है। ठीक है, देखो अंगूर खट्टे वाली बात है ना, अंगूर नहीं मिले, ठीक है, तो ये पड़ोसी से कम भाग्यशाली है, तो ये अंगूर नहीं मिले तो उसने कहा कि अंगूरों का भाग्य नहीं है कि वो मुझे नहीं मिले। ठीक है, हाँ बता दिया ना, वो अंगूरों जैसे लोमड़ी वाला उदाहरण याद रखा करो, अंगूरों के लिए प्रयास किया, अंगूर नहीं मिले, तो इसने कहा कि इनका दुर्भाग्य है कि मुझे अंगूर नहीं मिले, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ प्रक्षेपण है, यहां पर क्या है? प्रक्षेपण है। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने के बल चलता है, ये उदाहरण किसका है? ये अभी बता के गया हूं। हाँ जी, छोटे भाई की तरह चलता है। एक 8 वर्ष का बालक जो पैरों पे चलना जानता है, उसका एक छोटा भाई है जो गुडारियां चाल है, घुटनों के बल चलता है, तो वो भी उसकी तरह करता है, तो वही क्या है? तो पता है सबको ये क्या होता है? बिल्कुल बताइएगा। ऐसे भाषा के हिसाब से देखने से नहीं होता बेटा, बोर्ड क्या उसका उत्तर मानता है वो होता है। क्षतिपूर्ति वहां कहां हो रही है? बिल्कुल ये प्रतिगमन होगा, इसका उत्तर क्या होगा? प्रतिगमन, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 12 नंबर। एक शिक्षक के कुसमायोजित होने का कारण क्या है? मान के चलिएगा आप टीचर लग चुके हो और आप कहां जाकर कुसमायोजित हो जाओगे। इन 4 कारणों में से एक ऐसा कारण है जो टीचर को क्या कर देगा? बताइएगा।
एक शिक्षक के कुसमायोजित होने का कारण क्या है? सुखद पारिवारिक जीवन नहीं होने देगा उसको कुसमायोजित, पूर्व के सुखद अनुभव नहीं होने देंगे उसे, व्यवसाय से संबंध नहीं होना, बिल्कुल कुसमायोजन ये नहीं हो सकता। फिर राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता, हाँ ये ध्यान रखना है, आपको कोई भी पॉलिटिकल वाली बातें नहीं करनी है, ध्यान रखना पॉलिटिकल से आपका कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए। शिक्षक सबके लिए समान है और हमारे लिए सभी पार्टियां, सभी नेता, और कोई राजनीति आपको नहीं आनी चाहिए। तो इसका 4 नंबर राइट आंसर है कि राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता आपको कुसमायोजित कर देगी। इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा भाई, इसका 4 नंबर है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। मूल प्रत्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक भी आप मैकडूगल को मानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है, और इसमें से इसने ये पूछा है कि जिज्ञासा जो मूल प्रवृत्ति है उसके साथ कौन सा संवेग इन चारों में से जुड़ा है? तो आश्चर्य जुड़ा है, भय जुड़ा है, क्रोध जुड़ा है, या विषाद जुड़ा है? तो बताइएगा जिज्ञासा के साथ कौन सा संवेग जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछने का यहां प्रयास किया गया। बताइए, बिल्कुल जिज्ञासा का हमेशा ही संवेग कहां आएगा? आश्चर्य आएगा। भय कब होता है? भय होता है तो पलायन मूल प्रवृत्ति वहां पर दिखाई देती है। क्रोध कब आता है? क्रोध युद्ध, युतुत्सा जो होती है वो ध्यान रखिएगा। और विषाद का अर्थ होता है दुखी, करुणा। हाँ जी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ आश्चर्य राइट आंसर हो जाएगा, आश्चर्य राइट आंसर है जी। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर, एक बालक जो अधिकांश विद्यालय में देर से आता है और पूर्णतः सत्यावासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति कौन सी है? एक बालक है जो अधिकांश विद्यालय में देर से आता है और जो पूर्णतः सत्याभास का बहाना प्रस्तुत करता है कि मैं तो बिल्कुल गुरुजी बहुत ही सत्य बोलने लग रही हूं और इन अंदर वो के करण लाग रही है, आज इच्छा ना पूछनी चाहे। ठीक है, मैं तो गुरुजी जब करूं तो जल्दी चालू, पर हाँ मैं लेट हो जाऊं जी। ठीक है, तो यानी एक बालक लगभग क्या आ रहा है? देर से आ रहा है, तो वहां पूर्णतः सत्यवासी बहाना प्रस्तुत करता है। ऐसा लगता है कि इस पे तो रीजंस है उसके पास। ठीक है, मेरी मम्मी बीमार रहती है, मैं खाना बना के आता हूँ, हरियो लेके आऊं, तो ध्यान रखना वो वहां पे क्या कर रहा है? औचित्य स्थापन कर रहा है। क्या कर रहा है? औचित्य स्थापन कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा औचित्य स्थापन किया जा रहा है। 15 नंबर, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मेरे हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन है ये। अगर इस प्रश्न को आपने सही तरीके से उत्तर दे दिया तो हम आपको मानेंगे कि आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। बताइएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, पेपर में आने योग्य प्रश्न है ये। बताइए 15 नंबर का आंसर बताना भाई, सभी फटाफट बताओ, मैं वेट करूंगा अब की बार आपके प्रश्न की। ये कहता है कि जो दुश्चिंता होती है उसके समय व्यक्ति का जो लगाव होता है वो क्या होता है? दुश्चिंता के समय लगाव बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। ले एल भाई तूने 2 उत्तर दे दिए, अब कौन सा उत्तर माने तेरा? बताओ भाई। 15 नंबर का राइट आंसर बताइए बेटा, 15 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो वो अपनों से बातें करनी कम कर देगा। पता है ना सबको, कम कर देगा तो मतलब है व्यक्ति का लगाव जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या? बिल्कुल बढ़ जाता है। दुश्चिंता में सभी उसे अच्छे लगने लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर 1 नंबर माना गया है और 1 नंबर इसका राइट आंसर है। दुश्चिंता आती है ना, मैं तो मरूंगा मरूंगा, तो ये दुश्चिंता आ गई आपको, उस समय आप सबसे प्रेम करने लग जाओगे, ये सबको पता है। ठीक है ना, सबको पता है कि जैसे हमें कोई बुरी चीज सूझ जाती है तो हमें फिर सभी प्यारे लगने लग जाते हैं। ठीक है, कोई आदमी जब मरता है ना तो सबको प्यार करने लग जाता है, अंत में उसका जो झुकाव होता है ना वो बढ़ जाता है, घटता नहीं है। ध्यान रखना, घटता नहीं है। ठीक है जी, दुश्चिंता में आदमी का लगाव बढ़ जाता है। ओके, ठीक है। समायोजन के लिए
एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अब्राहम मैस्लो के द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा, कार्ल रोजर्स के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे के द्वारा। तो भाई किसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था बताना है आपको। ये रक्षा युक्तियों की बात कर रहा है, रक्षा युक्तियों की बात कर रहा है। रक्षा युक्तियों का प्रयोग किया जाए, रक्षा युक्तियों का प्रतिपादक आपसे पूछ रहा है, तो बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। HR योगी जी, नरपत देवार, परमा बेनीवाल, खामोशियां, तमन्ना शर्मा, हाँ जी, शिवांशी मीणा, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर मंजू। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, रक्षा युक्तियां देने वाले एक ही विद्वान थे, सबको पता है कौन? सिगमंड फ्राइड। और ये सिगमंड फ्राइड ही आपके लिए अंतिम क्लास लेकर आए हैं। हाँ जी, सिगमंड फ्राइड की अंतिम क्लास, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सिगमंड फ्राइड के प्रश्नों को इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, सारे प्रश्न लगभग आपको सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद आपको पढ़ लेना है, अच्छी तरह से याद करना है। आपको रक्षा युक्तियों में सिगमंड फ्राइड का योगदान रहा है। मन की प्रवृत्तियां आपको पढ़नी है, चेतन अचेतन मन पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, रक्षा युक्तियों की बात करने वाले विद्वानों में कौन थे? ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष रक्षा युक्ति जो है चेतन मन पे काम करती है, ये विद्वान सिगमंड फ्राइड थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ता को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इसमें सोखना नहीं है, ये सीखना है। सीखना सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त वह विकास करता है। ध्यान रखिएगा, एक दो अध्यापक होता है, ठीक है, वो एक प्रभावी शिक्षक यानी एक ऐसा अध्यापक है जो अधिगम करता है, बच्चों को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करता है, सबको कहता है कि समूह में बैठकर पढ़ो, ठीक है, क्योंकि इसमें सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त वह विकास करता है कि जब बच्चे समूह में बैठेंगे तो वो एक दूसरे के विचारों को क्या करेंगे? साझा करेंगे तो वो जब लर्निंग जो है वो तो तेज हो जाएगी, उसके साथ साथ वो किसका विकास कर रहा है? तो ये आपसे प्रश्न यहां पूछा गया है, किसका विकास वो कर रहा है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर समाजीकरण हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब एक दूसरे की मदद करेंगे, किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो वो एक दूसरे की मदद से सीखेंगे, तो यहाँ समाजीकरण का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। बिल्कुल राइट आंसर है बेटा आपका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। 18 नंबर, मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया, ये शायद जीन पियाजे से लिया गया है। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहा जाता है, आत्मसात्मीकरण कहा जाता है, समंजन कहा जाता है, या समतुल्यन कहा जाता है? हाँ जी, अनुकूलन की 3 स्थितियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं, आपको ध्यान रखना है। आत्मसात्मीकरण, समंजन होता है, हाँ, समय धारणा होती है। बताइएगा इनमें से कौन सा इसका उत्तर है? कि आपको कोई चीज आ रही है, जैसे एक बालक को ये ध्यान था घोड़ा क्या होता है, ये देखो मौजूदा ज्ञान उसे है कि 4 जिसके पैर हो, एक पूंछ हो, ऊपर 2 कान हो, मुंह ऐसे लंबा सा, वो घोड़ा है। उसमें वो नई जानकारी जब उसने ऊंट को देखा तो उसने क्या कहा? देखो उसने कहा कुब्बड़ वाला घोड़ा, ठीक है, कुब्बड़ वाला घोड़ा। अब इसने नई जानकारी इसमें ऐड कर ली है, तो ध्यान रखिएगा, कुब्बड़ वाला घोड़ा ऊंट को देख कर कह रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है? आत्मसात्मीकरण हो रहा है। हाँ, असिमिलेशन जिसे बोलते हो वो हो रहा है। चलिएगा, असिमिलेशन बोला जाता है इसको, आत्मसात्मीकरण को। ओके, चलिए अब अपन आगे एनसीईआरटी के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। हाँ जी, पहली से पांचवी कक्षा के यदि एक कक्षा में 61 से 90 बालकों के बीच में छात्र हैं, कितने छात्र हैं? 61 से 90 के बीच में छात्र हैं, तो आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। 61 से 90 की, और पहली से पांचवी यानी प्राइमरी सेक्शन की बात कर रहा है, तो बताइएगा यहाँ कितने अध्यापकों की आवश्यकता होगी? कितने अध्यापकों की आवश्यकता होगी?
ऑप्शन में देख लेते हैं, आपको बताया 1:30 है। 1:30 यानी 30 बच्चों पर क्या लेना है, एक अध्यापक। तो 60 पे कितने हो गए बेटा, 2। अब 60 से चाहे वो एक ही अधिक हो जाए तो 3 रिक्वायरमेंट हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ 3 ऑप्शन किस में दिया है, 4 नंबर में दिया है। ये लो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 का 3 नहीं होगा बेटा, 4 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है 30 का भाग ही तो देना था, इतना ज्यादा तो हार्ड क्वेश्चन ही नहीं था ये। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है शिक्षा का अधिकार कानून में नहीं है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से 3 अधिकार तो आरटी 2009 में हैं, परंतु एक अधिकार वो है वो आरटी 2009 में नहीं है। तो यह आपसे पूछ रहा है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार बिल्कुल है। प्रत्येक निजी विद्यालय को 25% गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा जिनका शुल्क सरकार देगी, बिल्कुल ये भी है। फिर किसी भी विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी कक्षा से नहीं रोका जाएगा, ये भी है। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:30 है, 1:30 है, न कि 1:25 है। ये 1:25 किस में है, हाँ जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यह अनुपात 1:25 किया गया है। परंतु ध्यान रखिएगा ये तो क्या कह रहा है, ये तो किसकी बात कर रहा है, ये तो 2009 की बात कर रहा है। तो 2009 में 1:30 है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने हैं। कितने गया प्रश्न है, बताइएगा न्यूनतम कार्य घंटे कितने हैं। न्यूनतम है कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है, कितने घंटे वर्णित है। तो आपको ध्यान रखना ये घंटों की बात कर रहा है। अगर वो घंटों की बात करें तो ध्यान रखना 45 शिक्षण और तैयारी के घंटे इसके अंदर शामिल है, बिल्कुल राइट आंसर है ये। ध्यान रखिएगा 45 घंटे, घंटे का मतलब 60 मिनट। ओके, ध्यान रखना है घंटे का अर्थ 60 मिनट लेना है, और उसके अंदर तैयारी के घंटे भी क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, अगर वो आपसे यहाँ पे कालांश पूछ ले बेटा, अगर वो आपको यहाँ कालांश पूछे तो ध्यान रखिएगा 6 दिन स्कूल लगता है और प्रत्येक दिन 8 पीरियड होते हैं स्कूल के अंदर, तो कितने हो गए 48 कालांश। ठीक है, एक सप्ताह के अंदर कितने कालांश निर्धारित हैं, तो ध्यान रखिएगा कितने आएंगे बेटा, 48 कालांश आएंगे। अगर वो घंटे पूछ रहा है तो फिर 45 उत्तर होगा, और अगर कालांश पूछे तो उसका 48 आपको उत्तर देना है। ओके, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। सत्य नहीं है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, सत्य नहीं पूछ रहा है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क, बिल्कुल ये बात तो सत्य है जी। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का प्रावधान भी बिल्कुल है उसमें। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये भी बिल्कुल बताया गया है। ये बताया गया ना सीसी वाले में 33 नंबर धारा में, ये भी है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य नहीं है, 60 घंटे नहीं है, तो इसका भी डी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन लिया है गुरुजी थे, अरे भाई इन प्रश्नों से वंचित थे हम, तो ये ले आए आपके। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या हैं। ये क्या पूछ रहा है, कक्षा 6 से 8 का पूछ रहा है। ठीक है, कक्षा 6 से 8 का पूछ रहा है, और पूरे साल का पूछ रहा है कि एक साल में न्यूनतम कितने घंटे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कक्षा 1 से 5 की बात करें तो 800 या बिल्कुल 800 है, और 6 से 8 की बात करें, 6 से 8 की बात करें तो ध्यान रखिएगा 1000 है। ठीक है, और अगर दिनों की बात करें तो इनके 200 दिन है और इनके 220 दिन है एक शैक्षणिक सत्र में। तो पूछ रहा है कक्षा 6 से 8, तो यहाँ आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 8 की बात हो रही है बेटा, प्रश्नों को ढंग से पढ़ लिया करो।
जल्दबाजी किस चीज की है? जब मैंने कहा कक्षा 1 से 5 का, मैं दोबारा बता देता हूं, कक्षा 1 से 5 के एक वर्ष में 800 घंटे निर्धारित हैं, ठीक है। 200 दिन आपके शैक्षिक रहेंगे, 200 दिन निर्धारित हैं, इनका अनुपात 1:30 रहेगा, ठीक है। अध्यापक के 45 घंटे प्लस तैयारी के घंटे भी शामिल हैं प्रति सप्ताह, ये है। कक्षा 6 से 8 में ध्यान रखिएगा 1:35 तो अनुपात रखा गया है, ठीक है। यहां पर अगर मैं कार्य दिवस की बात करूं तो 220 दिन है, घंटों की बात करें तो 1000 घंटे हैं, और क्या रह गया भाई, वही 45 घंटे इनके हैं प्लस तैयारी के घंटे साथ में, तो यहां 1000 होगा पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना है, तो कौन सा ये पूछ रहा है? सर्वाधिक समय तक, पूरे समय तक, कुछ समय तक, या किसी समय तक नहीं। तो समावेश शब्द मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी सी देर पहले, कि ऐसे बालक है जिन्हें सामान्य बालकों के साथ बिठाया जाएगा, दिव्यांग बालकों को, तो उनको हम क्या बोलते हैं? समावेशी। तो ये कह रहा है कि उनको जो विशेष शिक्षा दी जाएगी वो कब तक दी जाएगी? तो ध्यान रखना, इन्हें पूरा समय, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूरा समय। अब पढ़ के देखो, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरे समय नियमित कक्ष में शिक्षित करना, पूरे समय। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे पढ़ाना, नहीं, पूरे समय, जितना स्कूल लगेगा उतने पूरे समय तक, ठीक है बेटा। हाँ, तो इसका राइट आंसर आपके सामने है 2 नंबर। 25 नंबर देखिए, निःशुल्क है और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, अधिनियम किया गया, ठीक है, लोकसभा द्वारा, अच्छा पारित किया गया, अच्छा अधिनियमित किया गया, सॉरी मैं थोड़ा सही नहीं पढ़ पाया, कि आरटी 2009 का जो नियम था वो किसने अधिनियमित किया है, ये पूछ रहा है, अधिनियमित की बात कर रहा है। तो अधिनियमित कहां किया गया था ये पूछने का प्रयास ये कर रहा है। क्या लोकसभा ने किया, राज्यसभा ने किया, भारत की संसद ने किया, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर बताने का प्रयास है करेंगे। कोई भी जब अधिनियम बनता है तो वो अधिनियम कहां पारित होता है? भारत की संसद द्वारा। शाबाश शाबाश। सबको पता है कि हमारी जो कोई भी काम करने की शक्ति है, जनता कौन काम किसको चुन के भेजती है? तो लोकसभा सदस्यों को कौन चुनती है? जनता चुनती है, और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही अधिनियमों पर काम करते हैं। तो अधिनियमित कौन करेगी? लोकसभा करेगी। इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा। हाँ जी, बाकी आपने बिल्कुल लोकसभा इसका राइट आंसर होगा। संसद में तो दोनों सदन ही आ गए, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो मैं, हाँ बताना, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको खुद देख लेते हैं। मेरे हिसाब से लोकसभा है, बाकी और देख लेते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, लोकसभा में ही बिल्कुल इसको पारित किया, अधिनियमित किया जाता है। कोई बात नहीं, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 26 नंबर, निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बालक की आयु के कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे? कि बालक को अगर आपने आरटी के तहत कोई भी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा तो इनमें से कौन से दस्तावेज मान्य हैं? तो ध्यान रखना, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, आंगनबाड़ी में जो लगी हुई है बहन वो लिख कर दे दे, आपका आधार कार्ड, उपयुक्त सभी। तो प्रवेश के लिए इनमें से कोई भी चीज आपके पास है तो वो मान्य है, अगर नहीं है तो भी एडमिशन आपको देना पड़ेगा। तो इसका डी राइट आंसर है, इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। आरटी एक्ट के अनुसार राज्य को मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश की आयु सीमा निर्धारित है। यानी बच्चे की आरटी के तहत अगर आपने एडमिशन करवाना है तो उसकी एज आपसे पूछ रहा है, तो यहां एज बताने का प्रयास सभी करेंगे। बताइएगा, दिख नहीं रहा क्या वहां पे? तो प्रश्न आपने पढ़ लिया है, चौथा ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं। प्रश्न आ नहीं रहा तो इस डिस्प्ले आ गया, अब दिख रहा है सारा। चलिए, आरटी के लिए एंट्री लेवल आपसे पूछ रहा है
तो ध्यान रखिएगा आरटी में 5 वर्ष के बालक का प्रवेश होगा। ठीक है, 5 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष से कम होना चाहिए। तो ध्यान रखना 5 वर्ष के बालक का कम से कम और 7 वर्ष के बालक का अधिक से अधिक। ठीक है, आरटी के तहत इसका सिलेक्शन किया जाता है। तो इसका ये 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 नंबर इसका राइट आंसर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गुरुजी, आगे बताओ जी। निःशुल्क है शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बालक के मूल निवास के कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। ठीक है, यानी बालक का जो मूल निवास है आपका, ये मूल निवास के लिए आपके कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, तो पूछ रहा है आपसे। तो इसका उत्तर बताएंगे सभी। हाँ जी, क्या होगा, पानी का बिल बिल्कुल मान्य है, राशन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उपयुक्त सभी, बिल्कुल ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए जिला शिक्षा मुख्यालय कार्यालयों में प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण संबंधी कार्य हेतु समिति गठित समिति के सदस्य हैं। यानी आरटी 2009 के अनुसार आपसे पूछ रहा है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कार्यालय होता है, जहां पर आपकी कोई शिकायत जाती है, उसका निस्तारण करने के लिए यहाँ पर एक समिति होती है, उसके सदस्य कौन होते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, आरटीई प्रभारी होते हैं, या उपयुक्त सभी होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका है उपयुक्त सभी। विज्ञान, हाँ जी, बताइएगा जिला स्तर पर है कौन होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, हम बता देते हैं आपको। ध्यान रखिएगा जिला शिक्षा अधिकारी इसका क्या होता है, इस गठित समिति का सदस्य होता है, बाकी ये सदस्य नहीं होते। आरटी कोई प्रभारी है ही नहीं, आरटी का तो जिलों पर कहां रखी गई है। तो ये तो इतनी बात तो ध्यान रखने वाली बात थी कि आरटी है ही नहीं, तो फिर उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन तो कट हो गया। 2 ही बच्चे अपने पास। तो जिले स्तर पर कौन सी होती है, यहाँ पे होती नहीं जिला स्तर पे। तो ये बात तो खुद सोच लेते कि इन दोनों में से आएगा, और इन दोनों में से देखें तो इनमें बड़ा कौन सा है, जिला शिक्षा अधिकारी है। तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाता। थोड़ा सा तो कॉमन सेंस खुद लगाया करो। हाँ जी, हो गए पूरे। ये लीजिए, ये आरटी के कुछ प्रश्न बचे हुए थे जिनको हमने कंप्लीट करवा दिया है। ये हमने बहुत अच्छी तरह से करा दिया है, और हमारा इतना विश्वास है कि जितनी आपको सीरीज करवाई गई है, इन्हें हो सके तो डबल स्पीड करके दोबारा देखें। और प्रश्न यहीं से आएंगे, क्योंकि अभी जो 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ है वहां प्रश्न इस सीरीज से ही आए हैं। कोई हाँ कह सकते हैं 2% शायद बाहर से आए हैं, जो पेपर अभी था। तो 2 कह दो, 3 कह दो, 3 प्रश्न मान सकते हैं ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा 3 प्रश्न बाहर से आए, तो मतलब इस प्रश्नोत्तरी के अंदर हमने सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया, इस वजह से वो प्रश्न सारे यहीं से आए हैं। तो आप आज के लिए इतना ही, मिलेंगे भविष्य में नई आपकी योजना के साथ और नई आपकी भर्ती के साथ। आप सभी इसके अंदर लग जाएं, ये हमारी शुभकामनाएं। और जितना हो सके अब कोई नई चीज आपको नहीं पढ़नी है, जितनी चीज आपने पढ़ रखी है उस चीज को अब रिपीट कीजिए, क्योंकि जो चीज आपने पढ़ रखी है वही चीज आपको याद होगी। तो नई वस्तु लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचो कि नई पाठ्य वस्तु पढ़ लेते हैं या कोई बुक पढ़ लेते हैं, किसी के नोट्स नहीं, जो आपने पीछे पढ़े हैं उन्हीं चीज को दोहराना है। समय कम है, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिमाग पे लेना नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं। जीत जाएंगे हम, क्योंकि आप मेहनत करेंगे और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसे बातें मत किया करो, जल्दी से जल्दी सिलेबस को पूर्ण करें और अच्छे मन से और अच्छी अपनी जो अंदर की कैपेसिटी है उसको जगाकर, पॉजिटिव रहकर, सकारात्मक सोच के साथ पेपर देने जाना है कि मेरी तैयारी सबसे बेस्ट है, मुझे सब कुछ आता है। इस सोच के साथ जाओगे, आपके 2-3 प्रश्न वैसे ही सही हो जाएंगे। और गुरुकुल की परंपरा को बनाते हुए वहां पर जो भी टीचर्स आपको मिले उनको अभिवादन करना है, नमस्कार करना है, और आते समय जब आप कॉपी सबमिट करवा के आओ तो भी आपने थैंक्स बोल कर आएंगे। इसी शुभ आशा के साथ कि भविष्य में आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ आप हमारे लिए मिठाई लेकर आए। मिलते हैं भविष्य में नई वैकेंसीज के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।